इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप के डायलिसिस के बारे में, जिसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि वो डायलिसिस कैसे वर्क करता है। चलिए, तो देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या है कि इस एक अलग टाइप का प्रोसीजर नहीं है, ये भी है उसी तरह का कि ये इसमें भी जो है सॉल्यूशन की जरूरत होती है, जो डायलिसिस सॉल्यूशन है इसकी जरूरत पड़ती है और जिसके जरिए जो है ब्लड क्या करता है, फिल्टर होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टेक्निक वर्क कैसे करता है इसके लिए। तो इसको हम लोग जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको हम लोग CAPT के नाम से भी जानते हैं, CAPD। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अपना एक वॉल है, यानी पेरिटोनियल वॉल के बारे में मैंने बताया था, जो जिस वॉल से जो है हमारा किडनी जो है जुड़ा रहता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी से, अगर ये डोर्सली जुड़ा हुआ है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में, वेंट्रल साइड में क्या होता है कि एक लेयर होता है, पेरिटोनियल लेयर। ठीक है, जिसके कारण मैंने बताया था कि जिसको हम लोग रेट्रो पेरिटोनियल भी बोलते हैं, हम लोग किडनी के इस लेयर को रेट्रो पेरिटोनियल बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जो है डोर्सल साइड से ये जुड़ा रहता है अपने एब्डोमिनल कैविटी से, और इसके जस्ट वेंट्रल साइड में क्या होता है कि ये लेयर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेरिटोनियल लेयर। ठीक है, तो ये जो पेरिटोनियल लेयर है, ये जो जिस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, पेरिटोनियल लेयर जो है ये प्रेजेंट कहां पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट रहता है और किडनी से जुड़ा हुआ रहता है। ये होता ये है। अब इसको कैसे हम लोग इसे वर्क करवाते हैं और कैसे ये काम करता है, तो देखिए एक सिंपल सा सिस्टम है कि अपना जो वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो सेम रहे, यानी डिफ्यूजन भी इसमें भी चलेगा, डिफ्यूजन इसमें भी चलेगा। डिफ्यूजन मींस क्या चलेगा इसमें भी यही कहा जा रहा है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है चीजें मूव करेंगी, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है चीजें मूव करेंगी, हाई से लो की तरफ चीजें मूव करेंगी। तो हाई से लो की तरफ मूव करवाना है, तो फिर से मूव किसको करवाएं, हम तो सिंपल चीजों यानी हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, यानी जो मान लीजिए ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, इनको थोड़ी मूव करवाना है। ये तो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है, ये तो हमारे बॉडी में या जो ब्लड में चाहिए, बॉडी फ्लूइड के जो वॉल्यूम है इनसे ही बने हुए हैं, तो इनको हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर इनको हमने निकाल दिया तो हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या कोई अदर टाइप के डिजीज हो सकते हैं। तो इनको हम लोग को मेंटेन रखने के लिए या इनको बनाए रखने के लिए जो हमारे बॉडी में क्या है कि निकालना किसको है, तो वो है अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट। रिमूव किसको करना है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारे बॉडी में तैयार होता है, यानी जिसको हम लोग जो हमारे नेफ्रिक फिल्ट्रेशन के बाद, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद, ट्यूबुलर सिक्रेशन के बाद जो चीजें लास्ट में तैयार होती हैं, सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो जो हमारा यूरिन के फॉर्म में है। तो इन सब चीजों को कैसे बॉडी से जो है सो रिमूव किया जाए, यानी कि स्पेशली अगर हम नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि इनको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाए, इस पे हम लोग जो है इस टेक्निक को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो यूरिया हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन, ये इन सब चीजों को बॉडी से करना है बाहर। प्रोसेस होगा वही अपना जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वही सी प्रोसेस से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इधर हम लोग यहां पे देख लेते हैं क्या कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो देखिए ये है अपना पेरिटोनियल लेयर, ये है पेरिटोनियल लेयर, ये पूरा का पूरा जो है ये वाला पेरिटोनियल लेयर, ये पेरिटोनियल लेयर हो गया। और ये जो इस साइड है ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या है, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या होता है कि डायलिसिस मींस क्या, कुछ ऐसा टेक्निक जिससे ब्लड को क्या कैसे फिल्टर किया जा सके। नेफ्रॉन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअली फिल्ट्रेशन सही ढंग से हो नहीं रहा है, तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा इसमें होता है एक कैथेडर जो है यहां इसके वॉल से, पेरिटोनियल वॉल जो है अपना यहां पे रहेगा अटैच्ड, एक कैथेडर रहता है, ये है कैथेडर, ये यहां पर में इसके अंदर जो है अटैच्ड रहता है कैथेडर के यहां पे जब पॉइंट में हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे रहेगा एक वाल्व जो इसको कंट्रोल करेगा
ये इसको कंट्रोल करेगा, ये वाल्व रहेगा यहां पर में, और उसके बाद जो है ये चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो यहां पे रहेगा एक ऐसा पोजीशन रहता है, ठीक है। एक ऐसा पोजीशन रहता है। अब ये कैथेडर है, ये जो है क्या है, कैथेडर। कैथेडर कैथेडर कहां पर में इंटर्ड है हमारे, यानी पेरिटोनियल वॉल होते हुए हमारे एब्डोमिनल कैविटी में इंटर्ड है। अब क्या होता है कि जिस हमने बात करा था डायलासेट के बारे में, यहां भी डायलासेट की जरूरत होगी, डायलासेट सॉल्यूशन की यहां पे जरूरत पड़ती है। डायलासेट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी यहां पे। डायलासेट सॉल्यूशन जो है मार्केट में मिलता है अकॉर्डिंग टू क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। अगर मान लेते हैं हमारे बॉडी में ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म हो रहे हैं, या हमारे बॉडी का जो है कंपोजिशन जो है बॉडी फ्लूइड का वो अलग है, वो एक्चुअली जो ये सब सारी चीजें टेस्ट होती है पैथोलॉजिकल मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा जो है सो टेस्ट की जाती है। उसके बाद उन्होंने आपको प्रोवाइड करना है, उन्होंने आपको बताना है, उन्होंने आपको सजेशन करना है, उन्होंने आपको प्रेस्क्रिप्शन देना है। इस टाइप के आप लोग डायलासेट को यूज कर सकते हैं, या इतने लेवल के जो है जिसमें कंपोजिशन होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन होगा चीजों का, वो चीज आप यूज कर सकते हैं। ये उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को यूज करना होगा। तो ये डायलासेट मार्केट में मिलता है, आप उसको इजीली परचेस कर सकते हैं। और यहां पे इस पोजीशन पे हम बात करें तो इस वाले पोजीशन पे जो है यहां पर में वो पाउच को, वो जो पाउच के फॉर्म में रहता है डायलासेट, इसको यहां पर में हम लोग एंट्री करवा सकते हैं, यहां पर में जो है हम लोग लगा सकते हैं इजीली। ये जो है इसमें पूरा डायलासिस सॉल्यूशन जो है, डायलासेट सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ रहेगा। अब क्या होगा कि इनके अंदर जो सारी चीजें हैं, बाकी की जो भी चीजें यानी जो अपने बॉडी फ्लूइड में कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग है, तो चीजें क्या होगा, अभी करना क्या है, डिफ्यूजन होगा। इसमें डिफ्यूजन होगा मतलब जो चीजें मूव करेंगी। पहले तो जो ये यहां का सॉल्यूशन है आकर के यहां पर पूरा का पूरा यहां पर में आ जाएगा, बॉडी कैविटी का जो एरिया है इसमें आ जाएगा। ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है यहां से गुजरता है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी जो है यहां से गुजरा हुआ रहता है। ये जो है बहुत सारे ब्लड कैपिलरी यहां से गुजरे हुए रहते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हो जाएगा अपना। ब्लड कैपिलरीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीजें जो भी बॉडी फ्लूइड है इसके अंदर मूव कर रही हैं। अब होगा डिफ्यूजन, यानी कि पहले तो ये चीजें इसके अंदर यहां पे चली जाएंगी, यानी यहां पे पूरा का पूरा क्या आ गया, कैथेडर होते हुए सारे सॉल्यूशन यानी कि डायलासेट आ गया, यहां पे एंट्री हो गया डायलासेट का, डायलासेट आ गया है कैथेडर होते हुए डायलासेट यहां पे आ चुका है। अब ये पूरा का पूरा डायलासेट यहां पर में हमारा प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि इसमें जो भी हमारे पास मटेरियल है बॉडी फ्लूइड में, यानी मान लेते हैं ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, कुछ प्रोटीन्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो यहां जो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन के लिए मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन होगा किन चीजों का, जो यहां पे प्रेजेंट डायलासेट में नहीं है। तो डायलासेट में सारी चीजें रहेंगी एक्सेप्ट यहां पर में क्या नहीं रहेंगी डायलासेट में, ऑल कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब सारी चीजें रहेंगी, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहेगा डायलासेट में। तो अब क्या होगा, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पे हो गया लो कॉन्सेंट्रेशन, तो चीजें यहां से यहां पे मूव करना स्टार्ट कर देंगी। यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पे सारी चीजें यहां से यहां मूव कर रही हैं, यहां से यहां मूव कर रही हैं, यहां से यहां मूव कर रही है। जितना भी था यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए हैं, हिप्यूरिक एसिड, एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गए, ये सब के सब इसमें मूव कर जाएंगे। अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारे कैपिलरीज में था, यहां पर में सॉल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन था, तो डिफ्यूजन होगा नॉर्मल, और हाई कॉन्सेंट्रेशन चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगी। अब ये पूरा का पूरा डायलासेट हो चुका है, नाइट्रोजन वेस्ट आ जाएगा। लेकिन याद रखना है इसमें कि 50% इक्विलिब्रियम को रीच करना, जैसे इक्विलिब्रियम में रीच करा तो चीजें उसके बाद रुक जाएंगी, उसके बाद मूवमेंट नहीं होगा, फुल्ली मूवमेंट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम तक मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट यहां पर हो गया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सारी चीजें यहां पर में है, अब जो डायलासेट में नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या होगा, फिर से इस वाल्व को ओपन किया जाता है और इसके तरीके से फिर उसी तरीके से जो है ये रिटर्न उस पाउच में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और फिर से इसको जो है हम लोग हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एक दो चीजें हम लोग को यहां पे ख्याल रखनी होगी, क्या कि यह हम लोग जो है सो खुद से यूज कर रहे हैं, बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के, बिना किसी मेडिकल ऑफिसर के, हम लोग खुद से भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब डेली लाइफ में चलते फिरते ऑफिस जाते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। पाउच आता है, पाउच को यहां पे लगा लीजिए और फिर जो है नॉर्मल प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर से उसको पाउच को निकाल करके आप रख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी
केयरनेस अगर नहीं दिखाया हम लोगों ने, अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। यहां पर में याद रखना है, यहां पर क्या रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, चांस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा लेस कॉस्ट का होता है, लेस कॉस्ट का होता है। दूसरा ये जो है ठीक है, लेस कॉस्ट का होता है, प्लस इनमें जो चीजें हैं, चांस ऑफ इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल लेस कॉस्ट का होगा। इसमें मेडिकल, इसमें खुद से भी कर सकते हैं ऑन सेटअप। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पे जो है सो अगर इसी चीज के लिए हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा सा लेस कॉस्ट तो ये है, लेकिन वो थोड़ा सा हाई कॉस्ट का होगा। बिना मेडिकल ऑफिसर के, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के उसको हम लोग नहीं कर सकते, बस इसको हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन के बिना भी कर सकते हैं, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन चांस ऑफ इन्फेक्शन जो रहेंगे इसके, ये यहां पे मोर रहेंगे, ज्यादा रहेंगे चांस ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन जो डायलिसिस वाला है चांस ऑफ इन्फेक्शन उसमें कम रहेंगे। हीमोडायलिसिस वाले में चांस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, इसमें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद से लगा रहे होते हैं ना, कुछ भी दिक्कत हुआ इन्फेक्शन होने लगेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत इसमें नहीं होती है, हम लोग खुद से कर सकते हैं काम, लेकिन उसमें जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। लेस कॉस्ट का होता है, ये सब जो भी है ये लेस कॉस्टली होते हैं, बट जो हमारा हीमोडायलिसिस वाला है वो होता है हाई कॉस्ट का। ठीक है, अब जो यहां पर में हम लोग इसका सेटअप खुद से कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि बिना हम लोग डॉक्टर के मदद के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, एक चीज हम लोग यहां पर में देखेंगे कि इफेक्टिवनेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो हीमोडायलिसिस है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इसके मुकाबले, ये होता है लेस इफेक्टिव। ये जो होता है लेस इफेक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग तरीके से जो यूज किए जाते हैं। हम लोग इसको घर में भी बैठे बैठे, जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जो लोग बिजी पर्सन है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। या जिनका जो है सो किडनी ज्यादा खराब नहीं है, मतलब माइल्ड में है, माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर भी चल सकता है, मीडियम लेवल पे हो सकता है, लेकिन सीवियर में है तो फिर हम चांस नहीं ले सकते हैं, वो वहां पर हमको डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी किडनी का ट्रांसप्लांट करने की कैसे किया जाता है अगर किडनी खराब हो गया हो तो।